हेलो बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स बाय लीला में स्वागत है। बच्चों, हमने आपको पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली नंबर 1.1 का प्रश्न नंबर 1 पूरा हल करवाया था और आज जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी के हल अपने लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न का हल। इसमें हमसे बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF और LCM में एक छोटी सी बात है। मैं अगर आपसे पूछूं कि HCF की फुल फॉर्म क्या होती है और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बच्चे HCF की फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं क्या होती है। H मीन्स हाइएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका पूरा नाम होता है। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर सके उसे अपने लोग HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है LCM। LCM का अब फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। लीस्ट को अपने लोग दो शब्दों से एक तरीके से और बोल सकते हैं, लोएस्ट भी बोल सकते हैं। अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलें या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब हुआ वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए उसे अपने लोग LCM बोलते हैं। अर्थात उन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। और एक चीज़ इसमें और दी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। ये बच्चे एक फार्मूला होता है दो संख्याओं के लिए स्पेशल, कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल अपने लोग करें तो वह हमेशा बराबर आता है उनके HCF और LCM पे। तो इसको अपने लोगों को इन संख्याओं के लिए प्रूव करके दिखाना है। ये केवल और केवल दो संख्याओं के लिए होता है, तीन संख्याओं के लिए नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसका पहला खंड। छब्बीस और 91। 26 के अलग गुणनखंड करेंगे, 91 के अलग। 26 के करेंगे, इसका अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आता है इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6। बच्चों, इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले जो मैंने आपको इसके चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में विभाजिता के जो नियम लिखवाए थे उनको आप अगर पढ़ लें तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा और आप इनका LCM और HCF आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो 13 एक अभाज्य संख्या आ गई तो ये खुद से विभाजित होगी, अर्थात 13 एकम 13। इससे विभाजित करेंगे तो ये 2 से तो विभाज्य होगी नहीं क्योंकि अंतिम अंक हमारा 1 है, 2 के पहाड़े में नहीं आता है। इसके बाद चेक करेंगे 3 से भी विभाज्य नहीं होगा। 5 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंतिम अंक 5 नहीं है, 5 या 0 होना चाहिए था। इसके बाद चेक करते हैं 7 से, तो 7 से ये विभाज्य हो जाएगा क्योंकि 7 एकम 7 और 7 3 21। 13 अभाज्य संख्या तो 13 एकम 13। अब अपने लोगों को इसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख लेना है। 2 गुणा 13, 91 को लिख देंगे 7 गुणा 13। एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जो संख्याएं एक पहली संख्या के उस गुणनखंडों में आई हैं और दूसरी संख्या के गुणनखंडों में आई, दोनों में सेम संख्या होनी चाहिए। तो इसमें अपने लोग कह सकते हैं, इसमें 2 नहीं है तो हम 2 की घात 0 बोल सकते हैं। इसमें 7 नहीं है तो हम 7 की घात 0 बोल सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पे कोई भी घात नहीं दिख रही वहाँ पर हमेशा घात 1 बोली जाती है। तो HCF पता करते हैं। HCF पता करने के लिए आप लोगों को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हम हमेशा जो गुणनखंड दिए हुए होंगे अभाज्य गुणनखंड, उनमें छोटी घातों को ही लिखना है, छोटी घातों वाली संख्याओं को ही लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 0 है, तो अपने को 2 की घात 0 लिख लेना है। इसके बाद 13 की घात 1 इसमें है, 13 की घात 0 इसमें है, 13 की घात 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो 1 और 1 बड़ा या छोटा तो वही चीज़ हो गई। अर्थात 13 की घात 1 को 13 की घात 1 ही लिख लिया जाएगा। इसके बाद 7 की घात 0 यहाँ है, 7 की घात 1 यहाँ, छोटी घात क्या हुई 7 की घात 0, तो हमने 7 की घात 0 लिख लेना है। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग
नोट कर सकते हैं कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाती है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान सदैव 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 13 आ गया और 7 की घात 0 का मतलब भी 1 हो गया। तो बच्चों इनकी हमने गुणा कर दी तो 13 एकम 13, अर्थात इनका HCF जो है कितना आ गया, 13 आ गया। अगर अपने लोग ये पावर्स 0 ना लिखते तब भी लिख सकते थे। कुछ लोग बताते हैं कि जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो हमारा HCF होती है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे 3 संख्याएं या 4 संख्याएं आपको दे देते और कहते कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका HCF और LCM फाइंड आउट करिए, तब आप लोग 100% मिस्टेक कर देते। लेकिन इस तरीके से आप पे मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। और इसके बाद पता करते हैं LCM। LCM में आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें हम बड़ी घातों वाली संख्याओं का ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की घात 1 है या 2 की घात 0 है तो 2 की घात 1 का यूज़ किया जाएगा। यहाँ 13 की घात 1 और 1 में वही बड़ा है वही छोटा है, 13 भी लिखा जाएगा। यहाँ पे 7 की घात 0 और 7 की घात 1 में 7 है तो 7 लिखा जाएगा। इनकी गुणा कर देते हैं, 13 दूनी 26 आ जाएगा, गुणा 7, 7 छंग 42, यहाँ से लगा 4, 7 दूनी 14, 4 18, अर्थात 182 आ गया। तो ये आ गया अपना HCF, ये आ गया अपना LCM। लेकिन बच्चों इतने पे ही बात ख़त्म नहीं होती है। अपने लोगों को इस चीज़ की जांच करने के लिए भी बोला है कि इस रूल की जांच कीजिए, क्या इन संख्याओं के लिए ये सत्य होता है या नहीं होता है। तो हेडिंग डाल देंगे जांच। जांच में सबसे पहले हम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे, अर्थात 26 गुणा 91, या हिंदी में लिख देंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणा 91। तो संख्याएं बड़ी हैं, ऊपर नीचे लिख के अपने लोग गुणा कर सकते हैं। 6 एकम 6, 6 नेम 54, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 2366। अब HCF और LCM का गुणनफल जो कि दूसरी साइड में दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करेंगे। HCF अपने पास आया था बच्चों 13 और LCM आया था 182। इनकी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ा 106, हासिल लगा 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366। आप देखते हैं कि जो हमारा संख्याओं का गुणनफल आया था वही हमारा उनके HCF और LCM का गुणनफल आया है। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि संख्याओं का गुणनफल, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर उसका पहले दूसरे का दूसरा खंड। 510 और 92 का हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो 510 के अपने लोग गुणनखंड करते हैं। ये संख्या 2 से विभाज्य है तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10। इस संख्या का अंतिम अंक 5 है तो ये देख के ये नहीं कहना है कि ये संख्या 5 से विभाज्य होगी तो अवश्य लेकिन इससे पहले अपने लोग इससे छोटी संख्या अर्थात 3 से विभाज्य करके देखेंगे। 3 का नियम क्या होता है, 5, 5, 10 और 2 12 अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य होता है तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। योगफल हमारा 12 आ गया, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इनका अंकों का योगफल 8, 5, 13 हमारा 3 से विभाज्य नहीं है। लेकिन इसका अंतिम अंक 5 अवश्य है तो ये संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। 5 एकम 5, 5 और 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17 एक खुद अभाज्य संख्या है इसलिए ये अपने आप से विभाज्य होगी। तो 17 एकम बच्चे 17 होता है। नेक्स्ट इसके करेंगे, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी तो बच्चों 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक 12। अब फिर से 2 से भाग देना, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या आ गई तो 23 को हम 23 से ही डिवाइड करेंगे। 23 एकम 23। तो 510 के गुणनखंड अपने आ गए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17
और 92 के गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। लेकिन इसको अपने लोग संक्षेप में लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो इसको 2 की घात 2 लिख लेते हैं सीधे और गुणा 23। अब यहाँ पे जो संख्याएं इसमें हैं क्या इसमें उपस्थित हैं, या जो इसमें है इसमें उपस्थित हैं, तो सारी की सारी नहीं तो बराबर कर लेते हैं घात 0 लगा के। 3 इसमें है इसमें नहीं है तो हम लिख लेंगे 3 की घात 0। 5 इसमें है इसमें नहीं है तो हम लिख लेंगे 5 की घात 0। 17 इसमें है इसमें नहीं है तो हम लिख लेंगे 17 की घात 0। यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही संख्याएं हैं। और यहाँ पे कौन सी छूट गई है 23। 23 इसमें है इसमें नहीं है तो हम इसे लिख लेंगे 23 की घात 0। इस तरीके से 4 संख्या हमारी इसमें हो गई और सॉरी 1 2 3 4 5, 5 इसमें हो गई, 1 2 3 4 5 इसमें हो गई। अब अपने लोग HCF लिखते हैं। HCF में मैंने आपको बताया कि हमेशा छोटी घातों वाले संख्याओं को नोट करेंगे, अर्थात इसमें 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है तो 2 की घात 1 लिखी जाएगी। 3 की घात 1 इसमें है, 3 की घात 0 इसमें है तो 3 की घात 0 लिखी जाएगी। 5 की घात 1 इसमें है, 5 की घात 0 इसमें है तो 5 की घात 0 लिखी जाएगी। 17 की घात 1 इसमें है, 17 की घात 0 इसमें है तो 17 की घात 0 लिखी जाएगी। 23 की घात 0 इसमें है, 23 की घात 1 इसमें है तो हमारी 23 की घात 0 लिखी जाएगी। तो गुणा 3 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 0 का मान 1, 17 की घात 0 का मान 1, 23 की घात 0 का मान 1, तो गुणा कर देंगे 2, यानी कि ये हमारा HCF आ जाएगा। अब अपने लोग LCM फाइंड आउट करते हैं। तो LCM के लिए मैंने आपको बताया कि संख्याओं की बड़ी घातों का यूज करेंगे। 2 और 2 की घात 2 में 2 की घात 2 बड़ी है, 2 की घात 2 लिख लेनी है। 3 और 3 की घात 0 में 3 की घात 1 बड़ी है तो हमें 3 लिख लेनी है। 5 की घात 1 और 5 की घात 0 में 5 की घात 1 बड़ी है तो वो लिख लेनी है। 17 की घात 0 और 17 की घात 1 में 17 की घात 1 बड़ी है तो 17 लिख लेनी है। 23 की घात 0 और 23 की घात 1 में 23 की घात 1 बड़ी है तो वो लिख लेनी है। इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा इसकी 17 की 23 से गुणा कर देंगे। 17 तियाँ 51, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। अब इनकी इससे गुणा कर देंगे। 0 को छोड़ के 6 की इससे गुणा करते हैं। 6 एकम 6, 6 नेम 54, हासिल लगा 5, 6 थियाँ 18, 5 23 और 0 जो छोड़ा था अब यहाँ पे लगा देना है। ये हो गया अपना LCM। अब इसकी जांच करते हैं कि क्या इस नियम को ये फॉलो करती हैं संख्याएं या नहीं करती हैं। तो करेंगी तो हैं, बस हमको करके दिखाना है। संख्याओं का गुणनफल अर्थात 510 गुणा 92, 510 और 92 की अपने लोग गुणा करेंगे। तो संख्याएं चूँकि बड़ी हैं इसलिए अलग कर लेते हैं। 51 की 92 से कर देंगे 0 को छोड़ के, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 2 9 5 और 1 6 और 4, 4692, 4692। एक 0 जो छोड़ा था ये वाला वो लगा देना है यहाँ पे। और दूसरा काम क्या है, HCF और LCM का गुणनफल निकालेंगे। HCF कितना आया है, 2 आया है। LCM कितना आया है, 23,460 आया है। इनका गुणनफल कर देंगे। 2 का गुणा 0 से किया 0, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। आप देख रहे होंगे कि संख्याओं का गुणनफल किया वो हमारा 46,920 आया और HCF इंटू LCM किया वो भी हमारा 46,920 आया। दोनों एक जैसे आए हैं तो बाद में हम लिख सकते हैं अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका खंड नंबर 3 जो कि है 336 और 54। 336 के अलग गुणनखंड करेंगे, 54 के अलग गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग देना है क्योंकि अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आता है। 2 एकम 2, 1 बचा 2 छक 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देना है। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8,
फिर 2 से भाग देना है, 2 चौक 8, 2 दूना 4। जब तक हमारा 2 से विभाजित होता रहेगा तब तक 2 से विभाजित करना है। 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसके बाद 3 से हो गई ये संख्या, 3 सत्ते 21, 7 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 7 से ही होगी, 7 एकम 7। इधर वाले को ये भी संख्या हमारी 2 से विभाज्य है, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 है, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एम 27, फिर 3 से भाग देनी है, 3 3 9, फिर ये खुद अभाज्य संख्या आ गई तो ये स्वयं से विभाजित होगी। अब अपने लोग इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 336 गुणनखंड आए हैं, इसको संक्षेप में लिख लेंगे। 1 2 3 4 बार आया है तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। 54 के लिख लेंगे। चौवन के लिख लेंगे 2 गुणा 3 बार आया है तो 3 की पावर 3। अब संख्या बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 2 3 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है तो हम लिख लेंगे 7 की घात 0। इस तरीके से 3 संख्याएं इसमें हो गई, इसमें हो गई। अब HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए कौन सी घातों का यूज करेंगे? छोटी घातों का। तो 2 की घात 4 इसमें है, 2 की घात 1 इसमें है तो 2 की घात 1 लिखेंगे। 3 की घात 1 इसमें है, 3 की घात 3 इसमें है तो 3 की घात 1 लिखेंगे। 7 की घात 1 इसमें, 7 की घात 0 इसमें, 7 की घात 0 लिखेंगे। तो ये 2 3 6 और 7 की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 6। LCM पता करते हैं कितना होगा। LCM के लिए बड़ी घातों का यूज किया जाएगा। 2 की घात 4 यहाँ पे है और 2 की घात 1 यहाँ पे है। बड़ी घात अपनी 2 की घात 4 होगी, 2 की घात 4 लिख लेना है। 3 की घात 1 यहाँ पर है, 3 की घात 3 इसमें है तो 3 की घात 3 लिख लेना है। 7 की घात 1 इसमें है, 0 इसमें है तो 7 की घात 1 लिख लेना है। 2 की घात 4 का मतलब होता 16। 3 की घात 3 का मतलब होता 27 गुणा 7। इनका गुणनफल करेंगे। 16 की 27 से सबसे पहले गुणा कर लेंगे या 27 की 7 से गुणा कर लेंगे, एक ही बात है। 16 सत्ते 112 हासिल 11। 16 दूनी 32, 32 में 11 हासिल जोड़ा, 32 10 42 और 1 43 गुणा 7। इनकी भी गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30। 7 दूनी 14 हासिल लगा 1, 7 3 21 और 1 22 और 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 3024 अपना ये आंसर हो जाएगा। अब जांच करते हैं संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल का मीन्स 336 गुणा 54। संख्याएं बड़ी हैं इसलिए अपने लोग ऊपर नीचे लिख के इनका गुणनफल कर सकते हैं। 4 छक 24, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 5 छक 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, 181 44। इसके बाद HCF और LCM का गुणनफल पता करेंगे। HCF अपने पास कितना आया था? 6। LCM कितना आया था? 3024। इनका गुणा करेंगे। 6 चौक 24 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 6 की 0 करी 0 हासिल 1 जोड़ा 1 आ गया और 6 3 18। आप देख रहे हैं संख्याओं का गुणनफल भी 18144 आया। HCF इंटू LCM भी 18144 आया। अतः आप लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें और उसमें पहले वाले क्वेश्चन में इतना सा डिफरेंस है, उसमें 2 संख्याओं के HCF और LCM पूछे थे और इसमें हमसे 3 संख्याओं के पूछे हैं। तो यदि आप हमारे तरीके से नहीं करते हैं तो हो सकता है आप मिस्टेक कर दें, लेकिन अगर उस तरीके से करते हैं तो आप मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। देखते हैं पहला खंड 12 15 और 21।
12 के अलग गुणनखंड, 15 के अलग, 21 के अलग। 2 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 से फिर से हो जाएगी, 2 3 6, फिर 3 से हो जाएगी, 3 एकम 3। 15 को 2 से विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि अंतिम अंक 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो इसके 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसको करेंगे, ये 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से होगी, तो 3 सत्ते 21, 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास आए हैं। संक्षेप में लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणा 3। 15 को अपने लोग लिख लेंगे, 15 को अपने लोग लिख लेंगे 3 गुणा 5। 21 को लिख लेंगे 3 गुणा 7। संख्या एक जैसी कर लेते हैं। 3 तो सब में है, 2 इसमें नहीं है, तो इसमें लिख लेंगे 2 की घात 0। 2 इसमें भी नहीं है, इसमें लिख लेंगे 2 की घात 0। और 7 इसमें नहीं है, तो इसको लिख लेंगे 7 की घात 0। 5 इसमें नहीं है, इसको लिख लेंगे 5 की घात 0। 5 इसमें भी नहीं है, तो इसको लिख लेंगे 5 की घात 0। और 7 इसमें नहीं है, इसमें लिख लेंगे 7 की घात 0। अब अपने लोग देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 हो गया। अब HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF के लिए हमने बताया था आपको कि छोटी घातों का यूज करना है। तो छोटी घातों में 2 की घात 2 इसमें है, 0 इसमें, 0 इसमें, 2 की घात 0। 3 के लिए देखेंगे तो सब में एक जैसा है, तो छोटा बड़े से मतलब ही नहीं, 3 ऐसा ही आ जाएगा। 7 की घात 0 और इसमें 7 की घात 0 हो गया। 5 की घात 0, 5, 0 छोटा है, इसको सॉल्व किया। 2 की घात 0 का मतलब 1, 3, 7 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 0 का मतलब 1। सब की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 आ जाएगा हमारा LCM HCF। LCM के लिए बड़ी घातों का यूज करेंगे। 2 की घात 2, 2 की घात 0 और 0 में 2 की घात 2 बड़ा है। 3 की घात 1, 1, 3 ही रहेगा। 7 की घात 0, 0, 7, 7 की घात 1 लिखा जाएगा। 5 की घात 0, 1, 0, 5 लिखा जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84 और 84 की गुणा 5 से भी करनी है। ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, 420। इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका खंड नंबर 2, 17, 23 और 29। 17 के अलग गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 17, 23 और 29 तीनों हमारी कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तो उन्हें नहीं लिख सकते, लेकिन उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो वो संख्या खुद और एक 17 की गुणनखंड करने की वैसे ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से लिख सकते हैं। 17 की घात मतलब 17 गुणा 1 लिख लिया इसको, क्योंकि 17 गुणनखंड होगा, इसका 1 गुणनखंड होगा। 23 के गुणनखंड हो गए हमारे, 23 गुणा 1। इसके बाद 29 के गुणनखंड हो गए, 29 गुणा 1। अब आपको देखना है कि HCF जब निकालेंगे, आपको एक रूल याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है सदैव 1 होता है, क्योंकि 1 हमें सभी में मिल रहा है, इसलिए HCF 1 हो गया। और इसका LCM जब निकालेंगे तो LCM इन संख्याओं का गुणनफल होगा, अर्थात 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा करवा देंगे। 17 तिया 51, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 39 गुणा 29। 391 की गुणा हमें 29 से करनी है। 9 एकम 9, 9 ने 81, हासिल लगा 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 तिया 6 और 1 7, 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13, 7 3 10 और 1 11, 11,339। एक बार चेक कर लो। 17 तिया 51, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 5 39, 29 से गुणा करनी है इसकी।
9 एकम 9, 9 ने 81, हासिल लगा 8, 9 3 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 3 6 और 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 और 11। ठीक है, आप लोगों को ये बात नोट डाउन करके लिख लेनी है अपनी कॉपी पे कि यदि अभाज्य संख्याएं दी गई हैं और उनका ऐसे पूछा गया है तो उन संख्याओं का गुणनफल होता है, और यदि उनका जो एलसीएम होता है वो उन संख्याओं का गुणनफल होता है, और एचसीएफ उन संख्याओं का सदैव कितना होता है, 1 होता है। और इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 1 ना लिख के हम लिख सकते थे 17 की घात 0, 23 की घात 0, और जिसमें जैसे यहाँ पे 23 नहीं आ रहा तो 23 की घात 0 लिख लिया, 29 नहीं आ रहा 29 की घात 0 लिख लिया। संख्याएं तीनों में एक जैसी कर लेंगे, और उस तरीके से अगर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे तो भी हमारा इतना ही आएगा। चूँकि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, उस तरीके से मैं आपको पिछले क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, इसलिए अभाज्य संख्याओं का आप स्पेशल तरीका इस तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद अपने लोग तीसरा खंड देखेंगे। आइए देखते हैं इसके बाद इसका तीसरा खंड। 8 गुणनखंड अलग, 9 के अलग, 25 के अलग। 8 के करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के करेंगे तो 3 तियां 9, 3 एकम 3। 25 के करेंगे तो 5 25, 5 एकम 5। 8 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 की घात 3, 9 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 की घात 2, 25 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 की घात 2। संख्याएं सेम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 की घात 0, 5 की घात 0, यहाँ पे लिख लेंगे 2 की घात 0, 5 की घात 0, यहाँ पे लिख लेंगे 2 की घात 0 और 3 की घात 0। 2 3 5, 2 3 5, तीनों में 3 3 संख्या होगी। ठीक है, एचसीएफ पता करेंगे तो एचसीएफ के लिए वही पुराना काम कि छोटी पावर्स का यूज करेंगे। तो 2 0 0, 2 की घात 0, 3 की घात 0 0, 3 की घात 2 0, 5 की घात 0 0 और 5 की घात 0, 1 1 1, 1 एकम 1 एकम 1। एलसीएम, एलसीएम के लिए बड़ी पावर्स का यूज करेंगे। 2 की घात 3 सबसे बड़ी है, 3 की घात 2 सबसे बड़ी है, 5 की घात 2 सबसे बड़ी है। तो 2 का घन 8, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, इनकी गुणा करेंगे। 8 ने 72 गुणा 25, 25 दूनी 50, हासिल लगा 5, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ेंगे 180, 25 दूनी 50, हासिल लगा 5, 25 सत्ते 175 और 5 180 यानी 1800 आंसर आ जाएगा इसका। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बच्चों 306 और 657 का हमें एचसीएफ दे रखा है और इन्हीं संख्याओं का हमसे एलसीएम पूछा है। तो अपने लोग इस सवाल को अभाज्य गुणनखंड विधि से ना करके, जैसे कि अभी याद किया था, नहीं करेंगे। जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम में से एक चीज़ दे रखी हो और संख्याएं दे रखी हों तो अपने लोग उस रूल को, जो कि अभी अपने लोगों ने प्रूव किया था पिछले क्वेश्चन में, उसका यूज करेंगे। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, संख्या है 306 और 657। तो रूल हमारा क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। संख्याओं का गुणनफल मीन्स 306 गुणा 657। एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो जब एलसीएम हमें पता करना है
एलसीएम के पड़ोसी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि वो काय में है, गुणा में है। गुणा में कोई चीज़ दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो भाग में पहुंचती है। तो एलसीएम का मान हमारा निकल के आ जाएगा 306 गुणा 657 बटा 9। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कर लें और फिर 9 से भाग दें, आंसर उतना ही मिलेगा। लेकिन हम बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी और भाग देने में हमें बहुत ही देर लगेगी, इसीलिए इसको सुविधा के लिए अपने लोग, मैंने आपको एक तरीका बताया था 3 की विभाज्यता का नियम की, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। इसी तरीके से ठीक 9 की विभाज्यता का नियम होता है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं 306 के अंकों का जोड़ 9 है, जो कि 9 से विभाज्य आ रहा है। 6, 5, 11, 7, 18 ये भी हमारा 9 से विभाज्य होगा। तो इसमें से किसी भी एक संख्या को अपने लोग इस 9 से विभाजित कर लेते हैं। 9 सत्ते 63, बचेंगे 2, 9 तियाँ 27। तो अपने पास आ गया बच्चों 306 गुणा 73। 306 की अपने लोग 73 से गुणा कर देंगे। 306 और 73, 3 छक 18, 3 तियाँ 9, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 तियाँ 21, 4 25। ये 1 मिनट, 7 छंग 42 पूरा आ जाएगा और 7 तियाँ 21 आ जाएगा। 8, 2 और 1 3, 9 4 13, 1 और 1 2 और 2, 22,338। 22,338 यहाँ पे लिख देना है हमें। इस तरीके से लिख सकते हैं कि एलसीएम 306 और 657 का हमें प्राप्त हो गया है 22,338। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे अपनी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या अर्थात प्राकृत संख्या। हमसे पूछा है 6 की घात n में अगर n, क्या n की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू हम रख दें कि उसको सॉल्व करके जो मान आएगा क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है, अर्थात उसका अंतिम अंक 0 होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि अपने लोग 6 की घात n में प्राकृतिक संख्याएं एक एक करके रख के देख लेते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके n बराबर प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से डॉट 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 रखने पर जब n की जगह 1 रखेंगे तो इसका तो मतलब 6 ही हो गया। n की जगह जब 2 रखेंगे तो इसका मतलब 6 गुणा 6 अर्थात 36 हो गया। n की जगह हमने 3 रखा तो 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 6 छंग 36 छक 216 हो गया। इसी तरीके से 6 की घात 4 पता करेंगे तो ये 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 ये आ जाएगा 6 छंग 36 और 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296। तो इस तरीके से चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। आप देखेंगे कि हमारा ना तो इसका अंतिम अंक 0 आया है, ना तो इसका अंतिम अंक 0 आया है, ना इसका 0 आया है, ना ही इसका 0 आया है। इसी तरीके से आप कहीं तक रख के देखेंगे तो कभी भी इसका अंतिम अंक 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है, एक तो आप खुद देख सकते हैं इस तरीके से गुणा करके, दूसरा ये है कि आप एक रूल याद रखेंगे कि किसी भी संख्या के अगर अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों आ रहे हों, इसके अलावा कुछ आए या ना आए, यदि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तब वह संख्या हमारी सदैव 0 पर समाप्त होगी। उसकी घात n कर दें, n की जगह कुछ भी लिख दें, तब भी उसकी जो अंतिम अंक आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर
6 की घात n लिखा है, तो 6 की घात n का मतलब हम 6 के गुणनखंड करके देखेंगे तो अपने पास कितने आएंगे, 2 गुणा 3 आएंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में अपने लोगों को 2 और 3 प्राप्त हो रहा है, बट 5 प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए ये संख्या हमारी n के किसी भी मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो एक तरीका तो ये हो गया लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको यहीं पे इसके बाद और करके आप डाल सकते हैं। पहले तो इसको लास्ट में लिख देते हैं, अतः 6 की घात n के किसी भी मान के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसके बाद और यानी कि अथवा करके लिखेंगे। ये 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके का अपने लोग यूज कर सकते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लेना। और के बाद जो दूसरा तरीका है वो अपने लोग देखने वाले हैं। हम लिख लेंगे 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n। अब लिखेंगे चूंकि किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में दो तथा 5 दोनों का होना आवश्यक है। परंतु 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में दो तो है लेकिन 5 नहीं है, अतः प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा, और ये 2 संख्याएं में दे रखी हैं, भाज्य संख्याएं हैं और उसका रीजन भी हमें बताना है। तो पहला खंड देखते हैं 7। सबसे पहले इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 7 गुणा 11 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा।
तो 13 गुणा यह जाएगा 11 7 77 प्लस का 1 तो 13 गुणा 77 और प्लस 1 78। अब आपको एक नियम याद रखना है जो कि अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय है कि यदि कोई संख्या 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंडों के रूप में लिखी जा रही है या ये कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखी जा रही है तो वह संख्या क्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। तो हमने क्या देखा कि इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे 2 संख्याएं गुणनफल में बनी है 13 गुणा 78, जिसमें 13 तो अभाज्य है और 78 को हम अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम 2 संख्याएं हमारी गुणनफल के रूप में आ गई हैं या 2 से ज़्यादा आ जाती तो हम ये कह देंगे कि अतः ये एक भाज्य संख्या है। दूसरा वाला खंड है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 4 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस का 5। इसमें से अपने लोग 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इसे 1 मान। इनकी हम गुणा भी कर सकते हैं। गुणा इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारा इसकी तरह पूरी एक संख्या बन जाएगी और एक संख्या दूसरी ये है, यानी 2 संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखा है ये, तो इसको यहीं पर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम यहीं पे लिख सकते थे, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको लिख के दिखा दिया। इसको भी लिख सकते हैं कि अतः ये एक भाज्य संख्या है। इसके बाद आप लोगों को मैं एक नोट लिखवाता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख लेंगे। यदि प्रश्न में चक्करों की संख्या यदि प्रश्न में चक्कर, केवल चक्कर लिखेंगे, यदि प्रश्न में चक्कर, घंटियां या बत्तियां दे रखा है तो उस प्रश्न में दी गई संख्याओं का HCF LCM ही हमारा उत्तर होगा। ये नोट आपका अगले प्रश्न में काम आने वाला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अपन देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का। ये अभी इससे पहले हमने आपको नोट लिखवाया था, उसी नोट पर आधारित है। इसमें चक्कर एक शब्द हमें देख लिया, चक्कर। जैसे ही ये देखा वैसे ही हम समझ गए कि इसमें दी गई संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालना है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और बच्चों 2 संख्याएं 18 और 12 का एलसीएम हमें निकालना है, तो 18 और 12 हमें लिख के इस तरीके से हम एलसीएम इसका ज्ञात कर देंगे। क्योंकि अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ निकालनी होती तो हम अलग अलग गुणनखंड करके दिखाते हैं, और वैसे हम एक साथ ही लिख सकते हैं यदि हम लोग इसका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से भाग करेंगे, 2 ने 18, 2 छक 12, 9, 2 तियाँ 6, 3 से करेंगे, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, तो एलसीएम अपना आ जाएगा इसका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36। यहाँ पे मात्रक क्या था अपना, मिनट, तो हमने मिनट लिख देना है।
हमें क्वेश्चन को पढ़ के भी नहीं देखना है कि हमसे पूछा क्या था। अब देख लेते हैं उन्होंने पूछा क्या था कि कितने समय बाद वे एक पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 36 मिनट बाद, अर्थात वे 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों इसको आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। और बच्चों यदि आपको इस चैनल पर फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को इतना तो बनता है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको इसका अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। चलिए इसके बाद मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।